हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज 5000 प्रश्नों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। 50 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे और सभी प्रश्न पिछले साल के या फिर कहे तो पिछले वर्ष जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएँ रही हैं उनसे संबंधित ही यहाँ पे प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सभी आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो पटना जो है यह मगही बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है। पटना में मगही बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा। महात्मा शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा। आगे देखेंगे। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची, ब्राह्मण, मगही या फिर सौरसेनी? तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्राह्मण अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का संबंध है ब्राह्मण अपभ्रंश से। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता रही वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। ये आपकी देवनागरी लिपि की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और एक हो जाएगा हरियाणवी। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? हरियाणवी। तो इस प्रकार पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली का एक और नाम है कौरवी। खड़ी बोली को एक और नाम से जाना जाता है कौरवी। ठीक है, कौरवी, ये खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। आगे देखेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। परंतु छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर, जो कि किनके द्वारा लिखित है? तो लल्लू लाल के द्वारा रचित है। प्रेम सागर के रचयिता कौन रहे? लल्लू लाल। नासिके तो पाख्यान के रचयिता रहते हैं सदल मिश्र। नासिके तो पाख्यान के रचयिता कौन रहे? सदल मिश्र। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता रहे कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन रहे? कवि कल्लोल। आगे देखेंगे। विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? तो बोली से अधिक विस्तृत होता है विभाषा का क्षेत्र। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक होता है, यानी भाषा से कम विस्तृत होता है, एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। या फिर साधारण शब्दों में कहे तो विभाषा भाषा से छोटा होता है, भाषा से छोटा होता है, परंतु बोली से बड़ा होता है। ठीक है, इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। विभाषा को क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। विभाषा का प्रयोग बोलचाल के रूप में या फिर कहे तो कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो लिपि कहलाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो जूता शब्द क्या है? एक देशज शब्द है। कौरवी भाषा का उदय किससे होता है? कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से होता है। आपको बताया मैंने पहले ही, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, क्या है? कौरवी। तो कौरवी किसकी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है कौरवी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि। बादल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या नहीं है? अभ्र, जीभूत, वारिद, मरकट। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है मरकट। मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है। मरकट का अर्थ क्या हो जाएगा? कपीश, वानर, बंदर इत्यादि। ठीक है, ये सभी मरकट के पर्यायवाची शब्द हैं। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन हो जाएगा बहुवचन। साधु एक बहुवचन वाला शब्द है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाती है में पर, अर्थात अधिकरण कारक में साधन की बात की जाती है। अच्छा, साधन की नहीं, सॉरी, अधिकरण कारक में आधार की बात की जाती है, अर्थात कार्य करने का आधार क्या है। अधिकरण कारक में कार्य करने का आधार क्या है यह देखा जाता है। तो यहाँ पर तोता जो बैठने का एक कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो उसका आधार क्या है? डाली। तो इस प्रकार यहाँ पे कार्य करने के आधार की बात की जाती है अधिकरण कारक में। जैसे तोता कहाँ बैठा है? तो तोता डाली पर बैठा है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। तो अधिकरण कारक में कार्य करने का आधार देखा जाता है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उरग। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा उरग, उरग। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की 6000 भाषाओं में से एक है। मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या रहा? मालती माधव नामक रचना के लेखक का नाम रहा, मालती माधव नामक रचना के लेखक का नाम रहा भवभूति। भवभूति ये 8वीं शताब्दी के भारत के विद्वान रहे भवभूति। ठीक है, 8वीं शताब्दी के भारत के विद्वान थे। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, अर्थात स्पष्ट रूप से समझने योग्य होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। ऐसी भाषा जिसे बिना किसी रुकावट, बिना किसी कठिनाई के समझा जा सके, जिसका कोई दोहरा अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे राम मैदान में खेल रहा है, बस ये साधारण सा एक वाक्य है जिसमें साधारण शब्दों के प्रयोग किए गए, अर्थात इसमें इस वाक्य का कोई भी दोहरा अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों को, जिन भाषाओं को आसानी से समझा जा सके बिना किसी कठिनाई के, वही अभिधात्मक भाषा होती है। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिधात्मक जो है, अभिधा, यह शब्द शक्ति के 3 प्रकारों में से एक है। अभिधात्मक शब्द शक्ति के 3 प्रकारों में से एक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द का अर्थ बोध, जो शब्द के अर्थ का बोध करवाती। ठीक है, जो शक्ति शब्द के अर्थ का बोध करवाती, वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। ठीक है, हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। क्या नाम है? अभिधा, जो शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, ये आपके शब्द शक्ति के 3 भाग है। इसमें जो है अभिधा, यही कार्यालयी हिंदी की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक। आगे देखते हैं। नैषधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या रहा? श्रीहर्ष। निम्न में से कौन सी रचना दंडी की है? तो दश कुमार चरित्र नामक रचना दंडी की है। शिवराज विजय रचना किनका है? तो अंबिका दत्त व्यास।
शिवराज विजय रचना है अंबिका दत्त व्यास का। मेघदूत है कालिदास द्वारा रचित। मेघदूत किनके द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा रचित। और हर्षचरित किनकी रचना है? वाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है। आगे देखते हैं। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या रह जाएगा? शिशुपाल वध के लेखक का नाम है माघ। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? माघ। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रसखान द्वारा रचित है। ये कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। रीतिमुक्त कवियों में इनको स्थान दिया गया। ठीक है, रसखान रीतिमुक्त कवियों में आता है। रीतिकालीन काव्यधारा को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो कुछ कवि जो है वो रीतिबद्ध में आते हैं, कुछ रीतिमुक्त में आते हैं, कुछ रीतिसिद्ध में आते हैं। उसी प्रकार रसखान किस में आते हैं? तो ये रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं। ठीक है, रसखान रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है और ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चरियो, जसहर चरियो और पौमचरियो। तो पौमचरियो जो है यह जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित है। ठीक है, पौमचरियो जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित है। इसके अलावा पौमचरियो जो है यह राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है पौमचरियो। बाकी जो तीनों है ये सभी किनके द्वारा रचित है? तो पुष्पदंत द्वारा रचित है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है इनमें से विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति एक आदिकालीन कवि रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक रहे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप के कवि नहीं थे? इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के कवि नहीं थे? नंददास, परमानंदास, चित्तस्वामी, हरिव्यासदेव। तो हरिव्यासदेव अष्टछाप के कवि नहीं थे। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। ठीक है, इनमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं, जिनमें से 4 कवि जो थे वे वल्लभाचार्य के शिष्य रहे तथा 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के जो शिष्य रहे उनका नाम है सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम क्या है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास। तथा विट्ठलनाथ के शिष्यों का नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास। गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास, ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है। ठीक है, कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है या फिर कहें तो कृष्ण उपासना का यह एक रूप है पुष्टि मार्ग। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि निम्न में से कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि रहे जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला है पराधीन सपनेहु सुख नाही। पंक्ति लिखी गई है किनके द्वारा? तो तुलसीदास द्वारा। पराधीन सपनेहु सुख नाही तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास। तो चतुर्भुजदास ये विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आगे देखते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन रहे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे देखेंगे। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या नाता था? नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास। ठीक है, नहुष नाटक के लेखक कौन है? बाबू गिरधर दास। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो पिता का संबंध था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध, प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध, प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। ये जो पंक्तियाँ ये किस लंबी कविता से उद्धृत है?
तो ये निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता से उद्धृत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा नामक कविता से, लंबी कविता से उद्धृत है ये पंक्तियाँ। आगे देखेंगे। हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो चोखे चौपदे है हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ। कनुप्रिया के रचयिता रहते हैं राम नरेश त्रिपाठी। कनुप्रिया के रचयिता कौन रहे? राम नरेश त्रिपाठी। पथिक, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, ये पथिक की रचयिता है। राम नरेश त्रिपाठी पथिक की रचयिता है, जबकि कनुप्रिया के रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता कौन रहे? धर्मवीर भारती। पथिक के रचयिता रहते हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की ही है, परंतु श्रृंखला की कड़ियाँ का आधार क्या रहा? तो भारतीय नारी की समस्या। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ नामक रचना लिखा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध किनसे है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी वरदे नामक कविता से उद्धृत है। वरदे वीणा वादनी वरदे नामक कविता से उद्धृत है। किनके द्वारा रचित है ये कविता? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो अनामिका काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है अनामिका काव्य। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन रहे? तो करुणालय। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय, जिसके रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या रहा? अस्मिता, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। इनमें से सभी स्त्री विमर्श का उद्देश्य ये सभी रहा। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन रहे? सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार रहे वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या रहा? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम रहा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। आगे देखते हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि रहे? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि रहे? तो तीसरा सप्तक के संकलित कवि रहे। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के संकलित कवि रहे। तीसरा सप्तक किनके द्वारा संपादित रहा? तो अज्ञे द्वारा संपादित रहा। कब इसका संपादन किस वर्ष किया गया? प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1959 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में किया गया, जिसमें 7 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया। ठीक है, तीसरा सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है। आगे देखेंगे। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन रहे? सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक रहे जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा विजय देव नारायण शाही। जगदीश गुप्त, इसके अलावा राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ये सभी किनके संपादक रहे? तो नई कविता पत्रिका के संपादक रहे। आगे देखते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उभी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण किया गया है। ठीक है। हरिबिंदी नामक कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उभी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या रहा? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम रहा हरि प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से लिया गया है।
आगे देखते हैं, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन रही? तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार रही मैत्रेय पुष्पा। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।